आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको करवा दिया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करा दिया था। आज हम बात करेंगे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो कहाँ से हमने बोरोड किया है। दैट हैज बीन बोरोड बाय द कोर्ट्स ऑफ ब्रिटेन, यानी ब्रिटिश से हमने ये कॉन्सेप्ट जो है ये बोरो किया है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक लीगल प्रिंसिपल है, जो मैंने आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में बताया था। सिमिलरली ये भी एक लीगल प्रिंसिपल है जिसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो यूज करता है। क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं इसलिए हम कन्फाइंड रखेंगे सुप्रीम कोर्ट तक ही, कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रिंसिपल का यूज करता है किसी भी लॉ की वैलिडिटी को एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ लॉ को एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में अगर कोई लॉ बनाया जाता है बाय द लेजिस्लेटिव बॉडीज, क्या वो लॉ वैलिड है या नहीं है, उस वैलिडिटी को एग्जामिन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के प्रिंसिपल को यूज करता है। इस प्रिंसिपल में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन से ग्राउंड पे फोकस करता है? वो है आपका सब्सटेंशियल ग्राउंड। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में मैंने आपको बताया था कि सब्सटेंशियल और प्रोसीजरल दोनों ग्राउंड्स का सुप्रीम कोर्ट यूज करता है। लेकिन यहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में सब्सटेंशियल ग्राउंड को जो है वो यूज करता है सुप्रीम कोर्ट। वो उस सब्सटेंशियल ग्राउंड के आपके पास दो बेसिक्स हैं। सबसे पहला आ गया कि जिस बॉडी ने वो लॉ बनाया है, क्या उस बॉडी के पास अथॉरिटी है वो लॉ बनाने की या फिर नहीं। क्या मतलब है? मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यूज करता है। वो कैसे? वो देखता है कि जिस बॉडी ने यह लॉ बनाया है, और हमारे इंडिया में स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट दोनों ही जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी है। तो सबसे पहले वो ये देखता है कि अगर कोई भी लॉ इस कंट्री में बना है तो क्या उस लेजिस्लेटिव बॉडी के पास पावर थी, अथॉरिटी थी कि वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है या नहीं। एक चीज। और दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट देखता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में, वो है प्रोसीजर, कि क्या सही प्रोसीजर उस बॉडी ने, लेजिस्लेटिव बॉडी ने यूज किया है या नहीं। अगर ये दोनों चीजें सही है तो लॉ वैलिड होगा। अगर ये दोनों चीजें सही नहीं है, यानी उस अथॉरिटी के पास, उस बॉडी के पास ना तो अथॉरिटी थी या फिर उस बॉडी ने सही प्रोसीजर का यूज नहीं किया है, तो वो लॉ जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में देखा था कि वहां पे सब्सटेंशियल प्लस प्रोसीजरल दोनों ग्राउंड्स का जो है वो यूज किया गया था। ठीक है, तो इस केस में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में प्रोसीजरल ग्राउंड को नहीं देखा जाता। मतलब क्या है? प्रोसीजरल ग्राउंड का मतलब है रीजनेबिलिटी नहीं देखी जाती। मींस कि वो लॉ क्यों बनाया गया है, लॉ मेकिंग बॉडी की क्या इंटेंशन थी उस लॉ को बनाने के पीछे, क्या वो लॉ नेचुरल जस्टिस के साथ, नेचुरल जस्टिस को देख रहा है, क्या वो लॉ सूटेबल है सोसाइटी एट लार्ज के लिए या नहीं। ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में नहीं देखता है। दैट इज टोटली मिसिंग इन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका सिंपल मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे इंडिया का, वो थ्रू सब्सटेंशियल ग्राउंड सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्रेरी एक्शन को जो है वो एग्जामिन करता है। वो लेजिस्लेटिव के आर्बिट्रेरी एक्शन को देख नहीं सकता प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, क्योंकि लेजिस्लेटिव के पास पावर है लॉ बनाने की। तो वो पावर और प्रोसीजर अगर उसने सही किया है तो वो लॉ जो है वो सही है, उसकी रीजनेबिलिटी को चेक नहीं किया जाता प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब हम बात करेंगे कि ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उनका ओरिजिन हमारे सुप्रीम कोर्ट में कैसे हुआ, किस तरीके से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हुई। अब हम उसकी बात करते हैं। तो दैट मीन्स अगर आपको मैं थोड़ा सा क्रक्स बता दूं तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन से जो है वो इंस्पायर्ड किया, यानी इंस्पायर्ड है, बोरोड किया है। दूसरा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर आ जाती है कि वो किसी भी लॉ की वैलिडिटी को चेक करेगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंशियल ग्राउंड।
दैट मीन्स कि वो ग्राउंड जिसके बेसिस पे वो देखता है कि क्या ये लॉ मेकिंग बॉडी जो थी उसके पास अथॉरिटी है लॉ बनाने की या नहीं, या फिर ये लॉ जो बनाया गया है सही प्रोसीजर यूज करके बनाया गया है या फिर नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओरिजिन की, कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है इनका ओरिजिन इंडियन जुडिशरी में किस तरीके से हुआ। अगर मैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की बात करूं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो दैट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मेंशन है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो था वो कहीं पे भी मेंशन जो है वो नहीं है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कैसे आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी हमारी जुडिशरी के पास। इसमें दो इंपॉर्टेंट केसेस, ऐसे तो बहुत से केसेस है बट जो दो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस है जिसपे आपको वो केसेस आपको पता ही होने चाहिए, और फंडामेंटल राइट्स से मैंने आपको सभी केसेस करवाए बट यहाँ पे हम सिर्फ दो केसेस को फोकस करेंगे। पहला है ए.के. गोपालन केस। ए.के. गोपालन केस में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक जो है वो एक नया एक्ट लेकर आई, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो था उसमें क्या किया गया कि ये जो ए.के. गोपालन थे इनको डिटेन कर लिया गया था। ठीक है, और जो ए.के. गोपालन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरी पर्सनल लिबर्टी को और लाइफ को जो है वो इन्फ्रिंज कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंडर मुझे अरेस्ट कर रही है ये अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए मुझे अरेस्ट कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की वैलिडिटी को देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट जो है वो सही है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो आया है वो बिल्कुल सही है। हम ये देख रहे हैं कि जिस अथॉरिटी ने ये लॉ लाया है, दैट इज अगर पार्लियामेंट ने ये लॉ लाया है तो पार्लियामेंट के पास सबसे पहली बात कि इसको लाने की अथॉरिटी भी थी, एम्पावर्ड है वो लाने के लिए, और प्लस पार्लियामेंट ने सही प्रोसीजर जो है वो यूज किया है। तो दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इसकी रीजनेबिलिटी नहीं देखेंगे कि किस इंटेंशन से पार्लियामेंट ये लॉ लेकर आया है। तो ये सब चीजें यानी रीजनेबिलिटी और सुटेबिलिटी को हम नहीं देख रहे। दैट मीन्स कि इस केस में ए.के. गोपालन केस में बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन जो थी सुप्रीम कोर्ट ने वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पे बताई। दैट मीन्स उसका प्रोसीजरल ग्राउंड जो था वो चेक नहीं किया, सिर्फ सब्सटेंटिव ग्राउंड चेक किया। इसके बाद आया मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, दैट इज मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। वो कैसे कि मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन दे दी राइट टू लाइफ की और पर्सनल लिबर्टी की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी आर्टिकल 21 को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 21 के एम्बिट में बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे राइट टू प्रिवेसी आती है, राइट टू शेल्टर आता है, इवन 2016 में एक केस आया था जिसमें राइट टू चूज फूड जो है दैट इज ऑल्सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर आर्टिकल 21। तो इसको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा गया और ये कहा गया कि जब भी राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, जब भी उसकी उस लॉ उस आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी अगर लॉ आएगा और उस लॉ की वैलिडिटी चेक की जाएगी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू भी और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के। तो दैट मीन्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट था वो मेनका गांधी के केस में जो है वो आया था। तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो बेस है वो कहाँ पे रखा गया था, दैट इज मेनका गांधी केस। अब है कि अब उसके बाद से बहुत से ऐसे केसेस थे जो इंडिया में आए जिसमें ज्यादातर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को जो है उसी को देखा जाता है, यानी किसी भी लॉ की वैलिडिटी को एग्जामिन करने के लिए प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ देखा जाता है। लेकिन काफी ऐसे केसेस भी हैं जिसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी देखा जाता है। जैसे 2016 में एक केस था शेख जाहिद वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट। तो वहां पे कुछ एक केस था जिसमें ये राइट टू चॉइस ऑफ फूड के ऊपर ये केस आया था कि क्या जो है वो खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर केस था। इनफैक्ट वो मैं आपको डिटेल में फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा चुकी हूँ। उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में रिसेंटली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का यूज किया है
ये देखने के लिए कि क्या जो लॉ महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेकर आई थी वो वैलिड है, उसमें कुछ रीजनेबिलिटी है, किसी बैड इंटेंशन से तो वो लॉ नहीं लाया गया। तो ये सब चीजें जो है वो आपको मैं नोट्स में भी बता दूंगी, सारे केसेस की डिटेल आपको नोट्स में भी मिल जाएगी। अब एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको बता देती हूँ कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मैंने आपको बोला कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज nowhere mentioned in the constitution but by different judicial interpretations and judicial pronouncement in several cases we now use due process of law। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो उन वहां पे भी एक डिबेट चली थी कि क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या हमारी जुडिशरी को ये एम्पावर्ड करना चाहिए कि वो किसी भी वैलिडिटी किसी भी लॉ को देखने के लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का यूज करे। तो उसको लेके फेलिक्स फ्रैंकफर्टर जो थे वो यूएसए के एक जज थे, उनसे जो है वो ओपिनियन लिया गया तो उन्होंने मना कर दिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इनकॉर्पोरेट करने से। उन्होंने ये कहा कि इंडियन जुडिशरी जो है अभी इंडिया को नया नया डेमोक्रेसी जो है इंडिया डेमोक्रेसी जो है वो मिलने वाली है, इंडिया को इंडिया डेमोक्रेटिक सेटअप करने वाला है और इंडिपेंडेंस अभी नई नई मिली है इंडिया को। तो इंडियन जुडिशरी पे ज्यादा बर्डन जो है वो नहीं आना चाहिए क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जब भी रिजनेबिलिटी चेक की जाएगी तो बहुत से ऐसे लॉज हैं जो कभी भी इंडिया में जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, उसे जुडिशरी को एम्पावर्ड नहीं किया। तो दैट मीन्स वहां से जुडिशरी की जो पावर थी वो थोड़ी सी नैरो रह गई। लेकिन मेनका गांधी के बाद हमारी जुडिशरी जो है उसके जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो काफी वाइडर हो गई है। अब काफी केसेस में अगर जुडिशरी चाहे तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी यूज जो है वो कर सकती है। तो नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम जैसे कि आप लोग जानते हो कि मंडे से हमारी आर्ट एंड कल्चर की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो उस क्लासेस को भी हम इसी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से पढ़ेंगे। तो मंडे से एक नया बैच जो है वो हम स्टार्ट करेंगे।